मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल कूलॉम का नियम पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए वेक्टर जब भी आएगा तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे उसको। आप सबको पता है ये हमारे पास तीन डायरेक्शंस होती है। ठीक है, इधर x इधर y। ये जिसको 0 पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु, यहां से एक पॉइंट है r1 दूरी पर, यहां पर आवेश मान लीजिए q1, और इधर एक पॉइंट है यहां से r2 दूरी पर, इसको मान लीजिए q2, और इन दोनों की जो बीच की डायरेक्शन है इसको हम r21 बोल देते हैं और इसको r2 माइनस r1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाता है, अगर ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा इधर, तो उसको बोलेंगे F21। 2 वाला लगा रहा है किस पर, 1 पर, सॉरी 1 2, जिस पर लगेगा उसकी वैल्यू पहले, जो लगाएगा वो बाद में। ऐसे ही ये वाला इस पर चार्ज लगा, फोर्स लगाएगा, तो जिस पर लग रहा है उसकी वैल्यू पहले और जो लगाएगा उसकी वैल्यू बाद में। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब देखिए हम इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण किस पर, Q2 पर, तो इसके कारण इस पर कितना आ रहा है, F21 सदिश के रूप में। हमारा फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R की वैल्यू हम क्या लेंगे, ये ले लेते हैं R21। ठीक है, स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में आता है तो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, एकांक सदिश। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एकांक सदिश होता है हम इसको क्या लिखते हैं, ये वाली, इसके अंदर अगर रखेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन, यहां पर R आ रहा है तो R21 की पावर कितनी आ जाएगी, स्क्वायर तो पहले था और एक और नीचे आएगा, और साथ में इसको क्या लिखेंगे, R21 सदिश। ये हो गया आवेश 2 पर 1 के कारण बल। हम चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला, तो R2 माइनस R1 क्यूब हो जाएगा, और इधर R2 सदिश R1 सदिश। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको कोष्टक में लिख देंगे। ये पहला हो गया। ऐसे ही उल्टा करें, आवेश Q2 पर Q1 के कारण, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, K Q1 Q2। ये तो सारी चीज वैसे रहेगी और ये भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। जैसे इस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा रहेगा, इस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा रहेगा, 2 माइनस 1 वेक्टर फॉर्म में, ये क्यूब। लेकिन ये वाली चीज अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये छोटे कोष्टक, तो आप इसको नोट करेंगे, ये डायरेक्शन दिखाता है, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट का मतलब हो गया जो पहले वाला बल था वो दूसरे के बराबर तो है, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब कूलॉम के नियम जो है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। वो नियम भी क्या था, 2 बल लगेंगे लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि सिद्ध करो कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तो आपको ये सारे फॉर्म लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखिए जैसे एक नियम होता है, एक सिद्धांत है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब है, अध्यारोपण जब भी आ जाए तो मतलब एक के ऊपर बहुत ज्यादा बल लग रहा है, तो जैसे मान लो ये एक आवेश है Q0,
इसको बहुत सारे आवेश घेर लिए, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके Qn तक, n मतलब कितना भी, इनके बीच के जो डिस्टेंस वो ले लेते हैं। इसका R1 हो गया, इसका R2, इसका R3, इसका R4, ऐसे इसका कितना हो गया Rn। तो अब इस Q नोड पर जो बल लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी एकांक आवेश पर अगर एक से अधिक आवेश बल लगाते हैं तो उस एकांक आवेश पर लगने वाला टोटल जो बल होगा, कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ये इसका नियम है। तो मतलब क्या हो गया, जो F लगेगा टोटल वो कितना होगा, F1 सदिश F2 सदिश F ऐसे करके Fn तक। ये तो हो गया नियम। नियम आप लिख लीजिए, मैंने लैंग्वेज बोल दी। अब अगर वैल्यूज रखेंगे तो देखो, सबसे पहले 1 है तो किस पर बल लग रहा है, नोड पर। कौन लगा रहा है, 1 है तो 1, और इसकी दूरी कितनी, R1 स्क्वायर। ऐसे K Q नोट, दूसरा कौन है 2 तो 2 R2 स्क्वायर। ऐसे K Q नोट Q3 R3 स्क्वायर। ऐसे करके K Q नोट तो फिक्स रहेगा, Qn हो जाएगा, और दूरी भी क्या हो जाएगी, Qn स्क्वायर। इस तरह से अब अगर आगे सोल्व करें तो देखिए इसके अंदर K और Q नोट सब में कॉमन है, बाकी अंतर कर देंगे। ऐसे करके Qn Rn। ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत का गणितीय होगा। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आगे करेंगे। अब उतार लीजिए इसको। अब देखिए आगे चलते हैं। हम यहां पर 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि समान आवेश वाले या समान परिमाण वाले 2 धनायन है जिनके आवेश क्या है, समान, परस्पर बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, 3.7 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन। ये इनके ऊपर बल लग रहा है आपस में एक दूसरे पर। अब है इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी देर की है, 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी देर की है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी। तो देखिए आपको दे दिया बल मतलब F 3.7 10⁻⁹ बीच की दूरी दे दी है 5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻10 मीटर। पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब n की वैल्यू। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इक्वल क्या होता है, Ne। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, Q/E। E की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन हमारे पास Q की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/R²। तो अगर हम Q की वैल्यू, ये बोला दोनों आवेश समान है, ये भी Q ये भी Q, तो Q इंटू Q क्या हो गया, Q²। तो अगर हम यहाँ से Q² निकाले तो वजन गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए n की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू
ये है इसका स्क्वायर, और k की वैल्यू कल हमने पढ़ी थी। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे और उसका रूट ले लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, q की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी, q की। जो q की वैल्यू आएगी आपके पास वो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। E की वैल्यू आप सबको पता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास में लगभग 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट्स में नहीं आ सकते, कंप्लीट नंबर होता है, इसलिए आंसर आएगा 2। तो ये क्वेश्चन आपको करना है आगे सॉल्व। आंसर आपका 2 आना चाहिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक आवेश है जिसका मान कितना 9 इलेक्ट्रॉन, और एक आवेश कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिंदु आवेश, ये 2 आवेश है, परस्पर r दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r दूरी पर, इनके बीच की दूरी है r। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन्य आवेश q दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। अब क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 2 आवेश है, एक को मान लो 9e और एक को मान लीजिए 4e। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और बोला गया दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। अभी बोला गया है कि एक तीसरा आवेश है q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इस पर कहां रखें कि ये बैलेंस हो जाए। तो मान लीजिए हमने मान लिया यहां रख दिया ये q, तो टोटल दूरी आ रहा है, तो हमने मान लिया कि यहां से इसकी दूरी कितनी है x। तो बताओ यहां से यहां कितनी बच गई, r - x। समझ में आया। अब करना क्या है, संतुलन में रहे। इस पॉइंट को देखो, संतुलन में कब रहेगा, जब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर। तो अगर अपन मान लें Fa बराबर क्या बोल रहे हैं, Fb, तो देखो F मतलब क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r1 स्क्वायर, और ऐसे k q1 q2 अपॉन r2 स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे k q1, इसको मान लीजिए q को, q2 कौन लगा रहा है 9e इन 2 में, अपॉन बीच की दूरी कितनी है x का स्क्वायर। ऐसे k q1 किसको माना, q को, q2 कौन है 4e, अपॉन बीच की दूरी किसको मान लो r - x का ये स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कट हो रहा है, k से किया गया, q से q, e से e गया। ठीक है, देखो क्या क्या बच गया, 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन r - x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, रूट। देखिए 9 का रूट होता है 3x स्क्वायर का रूट x, 4 का रूट 2, और इसका रूट क्या हो जाएगा r - x। वजन गुणा कर दीजिए, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3r - 3x बराबर हो गया 2x। इसको उधर भेज दीजिए, 3r बराबर हो गया ये 5x। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू, तो x निकाल दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/5r। अभी बताओ जो x दूरी है वो कहां से है, 9e से, तो इसका आंसर आएगा, अतः q आवेश 9e आवेश से 3/5r दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन में r की वैल्यू दी नहीं गई थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें r की वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो दे दिया 2 मीटर, तो फिर यहाँ r की वैल्यू क्या रख देंगे 2 मीटर, और फिर इसको सोल्व कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब हम आगे एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर में अब यही टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। अब इसको समझिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र। देखिए जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आप इसको चुंबक से समझिए। आपने देखा होगा चुंबक का खेल, कोई चुंबक रहती है, चुंबक के पास में हम कोई लोहे की चीज लाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब लोहे की चीज उस चुंबक से खींचने लग जाती है तो वो एरिया उसका दिखता नहीं है, लेकिन काल्पनिक होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन आने लग जाता है उसमें। तो वैसे ही आवेश जो होता है चार्ज, उसके चारों ओर भी एक इमेजिनरी काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश लाएंगे, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश, वो उस पर बल लगाने की कोशिश करेगा, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, किसी आवेश के चारों ओर वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उस काल्पनिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम नॉर्मली किससे दर्शाते हैं, ई से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हुई। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता का मतलब है कि जो आवेश था वो दूसरे आवेश को कितनी तेजी से खींचेगा मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, लिखेंगे परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, ई सदिश से। किस पर, एकांक आवेश पर क्या लगने वाला, बल। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये सदिश रूप में। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं F बराबर क्यू ई भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट लिख दीजिए, क्यू ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। एकांक आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह से। ठीक, अब हम इसका मात्रक निकालते हैं। देखो मात्रक क्या होगा, ऊपर क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटा हुआ आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम। विमा निकाल लेते हैं। देखो विमा, बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, और आवेश की विमा आप सबको पता है a1 t1। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर m1 l1 t-3 हो जाएगा और a-1। आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन या तो मात्रक का पूछा जाएगा या विमा का पूछा जाएगा, ये डेफिनेट है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों में से ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं छोटे 1 नंबर के, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको विमा या मात्रक का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आवेश के बारे में, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आवेश आपके पास कैसा है, धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जरूर आवेश के बाहर की ओर होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। और अगर आवेश के है माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर। ये दिशा जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ दे दिया आपको, एक तो प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, और ऐसे। तो अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी तो कैसे आएगी, यहाँ तो E प्लस के कारण, तो ऐसे आपके देखो तीर का निशान इधर जा रहा है, और अगर ये है तो इसके कारण ये आएगी E माइनस, ऐसे। ये समझना बहुत जरूरी है, आगे काम आएगा चैप्टर में। साथ ही देखो, जैसे ये प्लस आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अगर प्लस आवेश है तो इस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। लेकिन अगर आवेश कैसा माइनस और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, तो इस माइनस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या लगेगा, विपरीत दिशा में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो
कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा हमने, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी। अब इस चैप्टर में छोटी छोटी डेरिवेशंस आएगी और दो इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट रहेंगे जिनमें द्विध्रुव पर आधारित है, वो इंपॉर्टेंट है, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जब तक आपके क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं तब तक आप इन्हीं वीडियोस से आप सीरियसली स्टडी करते रहिए और टेस्ट की तैयारी भी करते रहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।